नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। बिग न्यूज बिग शो में आज हम उन तमाम बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे जिनका सरोकार आपसे है, हमसे है। हम आपको बताएंगे कि कैसे पूरे देश की रेलवे का कायाकल्प होने जा रहा है। हम आपको दिखाएंगे कि राज्यसभा चुनाव में बाजी किसके हाथ लग सकती है। हम आपको ये भी बताएंगे कि हरियाणा के इनेलो नेता नफे सिंह राठी की हत्याकांड में किन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हम हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र और उसमें हुई जोरदार बहस से भी आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े तोहफे की और एक अच्छी खबर की, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खिलाड़ियों को दिया है। मनोहर लाल खट्टर ने जो अगली भर्तियां होने जा रही हैं ग्रुप डी की, इसमें खिलाड़ियों के लिए 10% आरक्षण का ऐलान किया है। इस भर्ती से 13,000 के करीब लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी, जिसमें 10% खिलाड़ी होंगे। क्या है पूरा का पूरा मसला, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। हरियाणा की पहचान खेल और खिलाड़ी हैं। प्रदेश के खिलाड़ियों का दबदबा देश के साथ साथ विदेशी धरती पर भी देखने को मिलता है। जब राज्य के खिलाड़ी खेल के मैदान में उतरते हैं तो देश की झोली में मेडल्स की भरमार कर देते हैं। ऐसे में हरियाणा की सरकार खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए बड़ी घोषणाएं समय समय पर करती है। तो वहीं एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने ग्रुप डी की भर्तियों में खिलाड़ियों को 10% आरक्षण देने की बड़ी घोषणा की है। 13,000 ग्रुप डी की भर्तियों में 10% आरक्षण मिलेगा। खेल के नाते सब देश और दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं, लेकिन जहां हम हैं इसमें और आगे कैसे बढ़े, इसमें हरियाणा सरकार अपनी भूमिका निभा रही है। हमने बहुत से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर चाहे वो स्टेडियम हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल स्टेडियम हो, अथवा गांव लेवल के हो, हमारी खेल नर्सरियां हो। हमारे खेल नर्सरियों में अभी 1100 नर्सरी, उसमें 400 और बढ़ा करके हम 1500 कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारे जो खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ी की भर्तियों की बात हमने उनको रिजर्वेशन दे करके, और चाहे वो ग्रुप डी की है, सी की है, बी और ए, सब में योग्यता के हिसाब से उनको भर्तियां कर रहे हैं। 550 ग्रुप ए बी सी के हमने नए पद सृजित किए हैं, और जिसमें 223 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जा सकी है। ग्रुप डी का रिजल्ट अभी आने वाला है। जितने भी संख्या है, अर्थात जो 13,000 हमारे जो ग्रुप डी की भर्तियां होने वाली हैं, उसमें 1300 जिनके पास खेल का और सर्टिफिकेट है, वो जेन्युइन सर्टिफिकेट के आधार पर 1300 खिलाड़ियों को भी 10% के हिसाब से उनको नौकरी दी जाएगी। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बड़ा बयान भी दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल और राजनीति का अखाड़ा एक जैसा ही होता है। अगर देखा जाए तो राजनीति और खेल, इसमें कोई अंतर नहीं होता मित्रों। जैसे इस अखाड़े में एक प्रतियोगिता होती है, ये राजनीति का भी एक अखाड़ा होता है, उसमें भी प्रतियोगिता होती है, और हर 5 साल के बाद वहां मैच होता है। उस मैच में कौन कितना आगे बढ़कर के प्रथम स्थान पर आता है, कौन पीछे रह जाता है, तो अगली बार के लिए फिर वो तैयारी करता है। भावना एक जैसी होती है। ध्यान रखने की बात यह है कि इस प्रतियोगिता में हम आपस के जो भाईचारे को खराब न होने दें। हम एक दूसरे के साथ हेल्दी कंपटीशन ये तो करें, लेकिन किसी को लगड़ी मार करके गिराने का मन में भाव आता है तो वो किसी दृष्टि से उचित नहीं माना जाता, चाहे वो खेल हो और चाहे राजनीति।
याद दिला दें कि हाल ही में पेश हुए हरियाणा के अंतिम बजट में भी खिलाड़ियों के नाम पर पानीपत और सोनीपत के मुक्केबाजी और कुश्ती के लिए उच्च प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। इसमें कोई दो राहें नहीं है कि खिलाड़ियों के लिए समय समय पर प्रदेश सरकार लगातार बड़ी बड़ी घोषणाएं करती रहती है ताकि खिलाड़ियों का मनोबल कायम रहे, राज्य के युवा और भी ज्यादा बढ़ चढ़कर खेलों में आगे आएं और प्रदेश के साथ देश का भी नाम रोशन करें। सूर्य समाचार के लिए कैथल से वीरेंद्र पुरी की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा का रण छिड़ा है। मंगलवार को 56 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिनमें हिमाचल प्रदेश की एक सीट भी शामिल है। आप जानते हैं इस वक्त हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सत्तासीन है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी को उतारा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हर्ष महाजन होंगे। किसकी राह कितनी आसान है और कितनी मुश्किल, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव को लेकर देश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राज्यसभा की 56 सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव होना है। इस बीच 56 सीटों में से 41 सीटों पर नेता निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। मंगलवार को हिमाचल प्रदेश में एक सीट पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं। कांग्रेस ने इस सीट पर अभिषेक मनु सिंघवी को उम्मीदवार बनाया है, तो बीजेपी ने हर्ष महाजन को अपना प्रत्याशी बनाया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 40 विधायक हैं, तो वहीं बीजेपी के 25 विधायक हैं। ऐसे में कांग्रेस उम्मीदवार की राह आसान मानी जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने किसी भी चमत्कार से इनकार किया है और कांग्रेस उम्मीदवार की जीत को लेकर आश्वस्त हैं। नहीं, इस क्रॉस वोटिंग इसमें है नहीं। आपको एक चीज़ बता दूं, क्रॉस वोटिंग है नहीं, क्योंकि जो भी वोट दिखाकर डालना पड़ता है और जो वोट दिखाकर नहीं डालेगा तो उसको हमारा जो ऑथराइजेंट है उन इनवैलिड कर देगा। तो जब इनवैलिड कर देगा तो हाउस कम होता जाएगा, तो क्रॉस वोटिंग की संभावना बहुत कम है। वहीं उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव होने हैं। चलिए आपको उन बड़े चेहरों से भी रूबरू करवाते हैं जो निर्विरोध राज्यसभा पहुंच चुके हैं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित की गईं। गुजरात से जेपी नड्डा निर्विरोध जीते। हरियाणा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला मंगलवार को राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए। ओडिशा से राज्यसभा के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव निर्विरोध जीते। महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए निर्विरोध जीत हासिल करने वालों में बीजेपी के अशोक चव्हाण शामिल हैं। अब अंत में ये भी समझ लीजिए कि राज्यसभा चुनाव में किस फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है। राज्यसभा सांसद का चुनाव एक फॉर्मूले के तहत होता है। इसमें एक सांसद को कितने वोटों की जरूरत है, ये पहले से तय होता है। दरअसल इसमें एक विधानसभा के कुल विधायकों की संख्या को 100 से गुणा किया जाता है और इसे राज्य की कुल राज्यसभा सीटों में +1 जोड़कर भाग किया जाता है। जो संख्या आती है उसमें 1 जोड़ने के बाद वो एक राज्य में राज्यसभा सीट जीतने के लिए वोट की संख्या होती है। बहरहाल अब मंगलवार को वोटिंग राज्यसभा की 19 सीटों के लिए ही होगी। इसको लेकर मतगणना भी मंगलवार शाम 5 बजे से शुरू होगी। कई सीटों पर मुकाबला रोचक भी होने वाला है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राज्यसभा के बाद अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव के लिए भी अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, लिहाजा सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रचार का आगाज कर दिया है। इसके चलते भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रचार के लिए 2-2 रथ हर एक लोकसभा क्षेत्र में रवाना किए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। विपक्ष अपनी खेमेबंदी में लगा है तो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर गई है। बीजेपी ने अपनी रथ यात्रा शुरू कर दी है, जो पूरे देश के कोने कोने तक जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुबह 10 बजे पार्टी के प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैनिफेस्टो के लिए लोगों से सुझाव भी लिए जाएंगे।
हर लोकसभा क्षेत्र में 2 प्रचार रथ जाएंगे। मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कार्य बताए जाएंगे। विकसित भारत के विजन को सबके सामने रखा जाएगा। 15 मार्च तक मैनिफेस्टो के लिए सुझाव लिए जाएंगे। 1 करोड़ से ज्यादा सुझाव लिए जाएंगे। एक मिस्ड कॉल नंबर भी दिया गया जिसके माध्यम से लोग सुझाव दे सकते हैं। काबिले गौर है कि बीजेपी का लक्ष्य अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 400 से ज्यादा सीटें जीतने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं से कह चुके हैं कि इसके लिए बीजेपी को अकेले 370 सीटें जीतनी होंगी। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी अब पूरे दमखम के साथ चुनाव के मैदान में उतर गई है। मार्च महीने के पहले हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने की संभावना है। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरह के सुझाव पेटिका अब अलग अलग विधानसभाओं में निकालने की तैयारी कर दी है। आप देख सकते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखा दी है। और जो ये गाड़ियां हैं, दरअसल आपको बता दूं कि संकल्प पत्र सुझाव अभियान का ये शुभारंभ है। और ये जो गाड़ियां हैं इसमें सुझाव पेटिका हैं जिनको बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाई है। आप देख सकते हैं कि बाकायदा इसमें एलसीडी लगी हुई है। एलसीडी में लगातार मोदी सरकार की तरफ से जो कामकाज किए गए हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ इन गाड़ियों में सुझाव पेटिका रखी गई है, चूँकि 2024 के मद्देनजर जो भी व्यक्ति सुझाव देना चाहता है वो सुझाव दे सकता है। अलग अलग विधानसभाओं में लोकसभा चुनावों के तहत ये तैयारी है, लेकिन हर विधानसभा में ये गाड़ियां जाएंगी पूरे देश में। बीजेपी का कहना है कि पूरे देश की सभी लोकसभाओं को ये गाड़ियां कवर करेगी। इसके माध्यम से कहीं ना कहीं बीजेपी आम जनता के बीच जाने की पूरी कोशिश में, क्योंकि हर तरह से लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है और उसी के तहत अलग अलग अभियान चला रही है। इस अभियान की शुरुआत की गई है ताकि जनता के बीच चाह के उनसे सुझाव तो लिए जा सके। साथ ही साथ जो सरकार की तरफ से काम किए गए हैं उसके बारे में भी जानकारी दी जा सके। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से हरी झंडी दिखाई गई है। लोगों के बीच जाने को लेकर बीजेपी लगातार अभियान चला रही है और उसी के तहत संकल्प पत्र सुझाव अभियान का शुभारंभ किया गया है। विकसित भारत मोदी की गारंटी का रथ इसको नाम दिया गया है ताकि लोगों के बीच जाकर बताया जा सके कि केंद्र सरकार की तरफ से जो गारंटियां दी गई थी, प्रधानमंत्री की तरफ से जो गारंटियां दी गई थी उनको पूरा किया गया है। और साथ ही साथ सुझाव मांगे जाएंगे ताकि लोग सुझाव दे सके कि सरकार और क्या बेहतर कर सकती है। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह। भारतीय जनता पार्टी के चुनावी रथ के बाद अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के तहत रेलवे को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने 2000 रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को देश को समर्पित किया है। इनमें 553 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जिन्हें दोबारा से डेवलप किया जाएगा, यानी उनकी कायाकल्प की जाएगी। इसी के तहत 17 स्टेशन हरियाणा के हैं जिनको लाभ मिलेगा और इनका कायाकल्प होगा। क्या है पूरा का पूरा माजरा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। रेलवे के बुनियादी ढांचे को बेहतर और उन्नत बनाने की दिशा में केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 554 रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री दिल्ली से वर्चुअली जुड़े, अमृत भारत मिशन के तहत रिमोट के जरिए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की लगभग 2000 रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन। 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले इन स्टेशनों का 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पुनर्विकास किया जाएगा। ये स्टेशन शहर के दोनों किनारों को एक साथ मिलाते हुए शहर के केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। इन स्टेशनों पर सुंदर भूदृश्य, इंटरमॉडल कनेक्टिविटी, बच्चों के खेलने का क्षेत्र, कियोस्क, फूड कोर्ट समेत आधुनिक यात्री सुविधाएं उपलब्ध होंगी। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत हरियाणा के 17 स्टेशन शामिल किए गए हैं। 295 करोड़ की लागत से बनेगा गुरुग्राम का भव्य रेलवे स्टेशन। 16 करोड़ रुपए की लागत से भिवानी के लोहारू रेलवे स्टेशन पर भी कार्य किया जाएगा। रेलवे को हमारे यहाँ की
स्वार्थ भरी राजनीति का शिकार होना पड़ा। लेकिन अब भारतीय रेलवे देशवासियों के लिए ईज ऑफ ट्रैवल का मुख्य आधार बन रही है। जिस रेलवे के हमेशा घाटे में होने का रोना रोया जाता था, आज वो रेलवे परिवर्तन के सबसे बड़े दौर से गुजर रही है। ये सब कुछ आज इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत 11वें नंबर से छलांग लगाकर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना। काबिले गौर है कि अमृत भारत स्टेशनों से भारतीय रेल की न सिर्फ तस्वीर बदलेगी बल्कि रेलवे के कायाकल्प की दिशा में एक नई ऊंचाई भी मिलेगी। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब बात करते हैं हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र की। मंगलवार को विपक्ष ने काम रोको प्रस्ताव लाने की मांग की। सदन में कानून व्यवस्था को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विपक्ष द्वारा उठाए गए सभी सवालात का जवाब दिया। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही में सोमवार को बजट पर चर्चा हुई। सोमवार के दिन विधानसभा में कई मुद्दे गूंजे और सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोक-झोंक हुई। कांग्रेस ने बजट 2024 को लेकर सवाल खड़े किए और खामियां गिनवाई, तो वहीं सत्ता पक्ष ने कांग्रेस को जवाब देते हुए बजट को बेहतरीन बताया। बीजेपी की ओर से लक्ष्मण यादव ने शायराना अंदाज में जवाब दिया। अध्यक्ष महोदय, बजट पर कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन क्लेम और सच्चाई फर्क पर कुछ और पॉइंटों को उजागर कर अपनी बात खत्म करूंगा। क्रम से 121 जो भलाई के दावे हैं, जो हाल आज मीडिया का राष्ट्र स्तर पर है, वह भारत की आजादी के बाद की तारीख का काला पन्ना है। उस पर भी हरियाणा राज्य मीडिया के पीछे छोड़कर सबसे अग्रणी है, किसी से छिपा नहीं है। 120 नंबर पर सड़कों के रखाव के लिए पिछले वर्ष बजट में 64% धन के उपयोग की सफलता पर वित्त मंत्री ने खुद को बधाई दी थी, परंतु यह अपने फेलियर का छिपाने का एक प्रयत्न है कि 36% रखरखाव का पैसा प्रयोग भी नहीं हो पाया है। हर वर्ग को कवर किया गया है। कहते हैं बुजुर्गों का सम्मान है इसमें, महिलाओं का मान है इसमें। बजट खास विश्वास सभी का, केंद्र में नौजवान है इसमें, खेत और खलिहान है इसमें, खुशहाल किसान है इसमें, नगर नगर गांव है इसमें, सबका पूरा ध्यान है इसमें, शिक्षा और स्वास्थ्य है इसमें, और परिवहन की उड़ान है इसमें, वीरों का गौरव है इसमें, शहीदों का जयगान है इसमें, नीति और नियत है इसमें, नेता की पहचान है इसमें। मैं दक्षिणी हरियाणा और हरियाणा की जनता की तरफ से उनका धन्यवाद करूंगा, दोनों नेताओं का, हमारे मोदी जी का और आदरणीय मनोहर लाल जी का। और इतना बड़ा जो 1640 करोड़ की योजना है, और साथ में विधानसभा की कुछ डिमांड है जो मैं पिछले 4 साल से निरंतर रख रहा हूं। बाकी तो सारी चीजें हुई हैं। एक लाइन के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, क्योंकि आपने नमो मनो इज द विजन, नमो मनो इज द विजन, और राहुल अदर डिवीजन, और बाकी सब जो है हमारे साथी कंफ्यूजन। सोमवार को सदन में कुल 4 विधेयक पेश किए गए, जबकि शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक मंगलवार को पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में कई सवालों के जवाब दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में जानकारी दी कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के लिए मेला आयोजन की नई व्यवस्था की गई है। आर्ट क्राफ्ट की कमेटी कई तरह के आयोजन के लिए अलग बनाई गई है। इसके अलावा सूरज कुंड मेले के लिए भी अलग कमेटी बनाई गई है। ये जो बार बार लगते रहे, ये हर चीज इनके कहने से ही साबित हो जाती है, और इसका इतना बड़ा इन्होंने ले लिया है, अपने आप के ऊपर सर्टिफिकेट ले लिया है कि हम जो कहेंगे वही ठीक होगा। इस प्रकार से बातों को, किसी अनाप शनाप चीजों को जोड़ने का एक क्या मैसेज देना चाहते हैं आखिर?
आखिर एक अच्छे काम के लिए, पवित्र काम के लिए कोई नई बात हम कर रहे हैं। और करने का जो 48 कोष के अंतर्गत जितने भी स्थान है वो उनका एक मैंडेट है। उस मैंडेट का कोई अथॉरिटी, यानी मेला लगाना उनका वास्तव में मैंडेट है भी नहीं। जैसे हम अब आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए अलग से अथॉरिटी बनी हुई है, जहां सूरजकुंड में लगाते हैं, जिसमें हरियाणा सरकार का भी टूरिज्म डिपार्टमेंट है, केंद्र का भी सांस्कृतिक डिपार्टमेंट है। ऐसे बड़े प्रोविजन के लिए बड़े काम होते चले आए हैं। जिस समय की 1984 की बात कर रहे हैं, उस समय एक सामान्य मेला कुरुक्षेत्र में लगता था। आज उसका स्वरूप इतना हो गया कि कुरुक्षेत्र अकेले में 25 लाख से 30 लाख फुटफॉल पूरे हरियाणा में जिला स्तर पर यह किया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्यक्रम होने लगे हैं। अब उस सारे सिस्टम को अलग से अथॉरिटी संभालेगी तो कुछ ना कुछ में अच्छा ही होने वाली है। उसके अंदर कोई ऐसा नहीं कि किसी काम का व्यवधान करने वाले। कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट एज इट इज रहेगी, उसमें माननीय राज्यपाल उसके अध्यक्ष रहेंगे, सारे काम, और उसकी भूमिका आज भी केडीबी की वहां होगी। सारा कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से मेला जब होगा, उस समय जो विकास के काम है वो उन्होंने ही करने हैं। ये तो मेले का संचालन के बहुत पहलू होते हैं, वो केवल कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट के कारण से वो संभव भी नहीं है, इसलिए उसका विस्तार किया जा रहा है। सदन में सोमवार को कई मुद्दों को लेकर शोरगुल सुनाई दिया। कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए तो सत्ता पक्ष ने माकूल जवाब दिया। गृह मंत्री अनिल विज ने पूर्व की हुड्डा सरकार और अपनी सरकार के दौरान हुए अपराधों का आंकड़ा भी सदन में रखा। चंडीगढ़ से रवि चंदे, सूर्या समाचार। हरियाणा में इनेलो नेता नफे सिंह राठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुछ हमलावरों ने नफे सिंह राठी की गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसमें नफे सिंह राठी सहित उनके एक सहयोगी की मौके पर ही जान चली गई। अब इस मामले में 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस हत्याकांड के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं, हत्याकांड की वजह क्या है, ये अब पुलिस जांच कर रही है। और साथ ही साथ विधानसभा में तो कानून मंत्री अनिल विज ने कह दिया है, अगर सदन चाहेगा तो इस पूरी के पूरे हत्याकांड की जांच वो सीबीआई को सौंपने के लिए भी तैयार हैं। ये हरियाणा के सबसे हाई प्रोफाइल मर्डर की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें हैं इनेलो नेता नफे सिंह राठी की हत्या की। वो हत्या जिससे प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया है। जरा देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि हमला कितना जोरदार था। ये तस्वीरें तस्दीक करती हैं कि हमला कितना भयावह था, जहां 2 लोगों को गोलियों से भून दिया गया। दरअसल कुछ हमलावरों ने नफे सिंह की कार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिसमें कार में सवार सभी लोग घायल हो गए, जिसके बाद सभी को शहर के ब्रह्मकक्ति संजीवनी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां नफे सिंह राठी और एक अन्य की मौत हो गई। हमला इतना खतरनाक था कि गाड़ी की खिड़कियां टूट गईं और गाड़ी के चारों तरफ गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं। अंधाधुंध फायरिंग के बाद मौका वारदात पर पहुंचकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि इनेलो प्रदेश अध्यक्ष पर हमला पूरी प्लानिंग के तहत किया गया। इस हमले में नफे सिंह के सुरक्षा कर्मियों को भी कई गोलियां लगी हैं। ये पूरी वारदात बराही फाटक के पास हुई है। इस हमले की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें 2 हमलावर बात करते हुए देखे जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसमें कुछ राजनीतिक लोगों के भी नाम हैं। ये हमने जो एफआईआर है, जो शिकायत प्राप्त हुई है, शिकायत के आधार पर हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। एफआईआर दर्ज करने उपरांत हमने 5 टीमें गठित कर दी गई हैं, जिसमें 2 डीएसपीओ की अध्यक्षता में 5 टीमें काम कर रही हैं और इसमें अविलंब और तत्परता से कार्य करते हुए इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं गिरफ्तार किया जाएगा। बहरहाल पुलिस ने हमलावरों की धरपकड़ के लिए 5 टीमों का गठन किया है। ऐसे में ये देखना होगा कि हमलावरों तक पुलिस के हाथ कब तक पहुंचते हैं और इतने बड़े हमले के पीछे आखिरकार किसका हाथ है। हरियाणा में पहली राजनीतिक हत्या हुई तो सियासत भी अपने चरम पर है। इनेलो नेता नफे सिंह राठी की हत्या का मुद्दा विधानसभा में भी गूंजा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि ये पहली राजनीतिक हत्या है। जो हुआ है, इतनी गंभीर मामला हुआ है, एक विधायक, पूर्व विधायक कि जिस प्रकार से राजनीतिक लोगों पे हमला होने लग गया, विधायकों पे हमला होने लग गया, पहले भी धमकियां आती रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शोक प्रस्ताव पढ़ते हुए नफे सिंह राठी की हत्या पर दुख जताया और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। ये सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री नफे सिंह राठी के
25 फरवरी 2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 22 फरवरी 1958 को हुआ। वे वर्ष 1996 तथा वर्ष 2000 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। उनकी खेलों में विशेष रुचि थी। उनके निधन से राज्य एक विशेष विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। वहीं इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला पहले से ही इस केस की सीबीआई या फिर सिटिंग जज की जांच करवाने की मांग कर चुके हैं। परिवार की तरफ से एफआईआर कराई गई है। जिन पे शक है कि यह साजिश करता है, उन लोगों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। हमारी पुलिस पे हमें पूरा भरोसा है, हरियाणा की पे। इसकी जांच जो है सीबीआई से और कोई सिटिंग जज की निगरानी में कराई जाए, ताकि सारा मामला सबके सामने आ जाए। सदन में गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो इस मामले की जांच उच्च अधिकारियों को सौंप चुके हैं। विज ने ये भी कहा कि इस मामले में चाहे जो भी शामिल हो, बख्शा नहीं जाएगा। अगर हाउस की तसल्ली सीबीआई इंक्वायरी से होती है तो मैं सीबीआई इंक्वायरी करूंगा। हो गया, बस हो गया जी। बहरहाल इस हत्याकांड पर सियासत भी खूब रो रही है और मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सरकार का दावा है कि कानून व्यवस्था को चैलेंज करने वाले को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। चंडीगढ़ से रवि चंदेल, सूर्य समाचार। इसी के साथ अब बिग न्यूज़ बिग शो को यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सूर्य समाचार पर हमेशा की तरह खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें हमारे साथ।